जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय के अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए, या इसी प्रश्न को घुमाकर पूछेगा कि त वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो त वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, त वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। एक लाइन में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि त थ द ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। या इस प्रकार से लिखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने में दंतों का सहयोग होता है उन्हें दंत ध्वनियां कहते हैं। इसमें त वर्ग आता है। त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। मैंने वही बात कही ना जो शॉर्ट फॉर्म में बताया, उसी को लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हों उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद में बदल गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर आग और हाथी का तत्सम रूप लिखना है। तो आग को संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। और हाथी को संस्कृत में हस्त या गज कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? जो उपकार के बदले में उपकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युपकार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 12 बांट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 12 बांट होने का मतलब होता है तितिर बितिर होना या अलगाव होना। तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? तो कहेंगे, भाई भाई की लड़ाई में सोनू और सोहन को 12 बांट कर दिया। 12 बांट का मतलब होता है अलग अलग हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित है? तो किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित है? तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप जो है अनिश्चित है। इसको लिखना कैसे है? अनौपचारिक भाषा दोस्त परिवार में बोली जाने वाली घरेलू भाषा का स्वरूप कैसा होता है? अनिश्चित होता है। व्यक्ति अपने हृदय दिल के भाव विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करता है। जो मतलब जिसका स्वरूप निश्चित नहीं होता उन शब्दों का, गांव में कभी कभी ऐसे शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं जिनका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन गांव के लोग आनंदित होते हैं उन शब्द को लेकर, क्योंकि भाषा क्या है? याच्छादृत है। उनके मनोभाव से उत्पन्न होती है। उस भाव को प्रकट करने के लिए वो क्या करते हैं? उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए भाषा क्या है? अनौपचारिक भाषा का स्वरूप कैसा है? अनिश्चित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? योग ऋण शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग या जोड़ से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध मशहूर होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर का नाम लेते ही आपके मन में सीधा गणेश ख्याल आएगा। लंबोदर का मतलब यह नहीं सोचेंगे कि जिसका लंबा उधर हो, आप क्या सोचेंगे? गणेश के लिए। तो एक ऐसे शब्द हैं, योग ऋण शब्द हैं। ऐसे शब्द जो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास होता है ना, उसी प्रकार से यह योग ऋण शब्द होता है। और ऋण शब्द वो होते हैं जिनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जल। जल का आप ज और ल कर देंगे, कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये कैसे हैं? ऋण शब्द हैं। और ये क्या है? योग ऋण शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है 2017 का, तो हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2024 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, उन्नति और कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। उन्नति का विपरीत क्या होगा? अवनति होगा। कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कंजूस का उल्टा क्या होता है? दाता या दान करने वाला होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सावन और किसान का तत्सम। देखिए तत्सम के बारे में मैंने ऊपर प्रश्नों में चर्चा कर दिया। देखिए हर साल तत्सम, तद्भव और संधि से यह प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सावन का तत्सम क्या होगा? श्रावण होगा। क्या होगा? श्रावण होगा। और किसान का क्या होगा? कृषक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। असंभव कार्य को करना ही क्या है? आकाश से तारे तोड़ना होता है। इसके वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे? भारत के क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत लेना मानो आकाश के तारे तोड़ लेना जैसा था। मतलब क्या किया? भारत जीतने वाला नहीं था, लेकिन भारत ने जीत हासिल करके क्या कर दिया? आकाश से तारे तोड़ लिया। आकाश से तारे तोड़ लेने का मतलब है असंभव कार्य कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो महाप्राण कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाने जाते हैं। और सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कोकिल और कूप का तद्भव। कोकिल जो है और कूप है, एक ऐसे शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, इनको तद्भव बनाना है। तो तद्भव कौन से शब्द होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद में बदल गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। कोकिल का मतलब क्या होता है? कोयल। और कूप का मतलब होता है कुआं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग क्या होते हैं? आगे लगता है। और से ऐसे समझिए, उपसर्ग। उपसर्ग। और एक होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय। प से याद रखिए, जो पीछे लगते हैं शब्दांश, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। और उ का आकार कैसा है? अ की तरह है। तो उपसर्ग में कैसे लगते हैं शब्दांश? आगे लगते हैं। तो यहां पर पूछा क्या है? प्र और सु लगाकर उपसर्ग, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। मतलब प्र और सु को कहां जोड़ना है? आगे जोड़ना है। प्र लगाकर प्रहार, प्रदान, प्रताप। तो यह सभी क्या है? प्र लगाकर बने उपसर्ग हैं। और सु का सुयोग्य, सुकर्म, सुसंगठित, यह सभी क्या है? सु लगाकर बनाए गए उपसर्ग शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखे। तो समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची, जलधि, सिंधु, पायोधि, नदीस, उदिधि, वारिधि, नीरनिधि। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर समुद्र में बनाना है, अगर जल को समुद्र बनाना है, तो धी लगा हुआ हो जहां, जल, जलधि। पायो, पायो मतलब पानी होता है, पायोधि। नदी थी, नदीस के अलावा उदधि, उद मतलब क्या होता है? जल। उदधि मतलब क्या हो गया? समुद्र। वारिधि, वारी मतलब क्या होता है? पानी। वारिधि मतलब समुद्र। नीर मतलब पानी, नीर निधि। नीर निधि मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। मतलब जहां पर धी लगा होगा, वो किसका पर्यायवाची होगा? अगर जल वाला शब्द है, उसमें धी लगा है, तो समुद्र की बात कर रहा है। और द लगा होता है, तो कौन से बात करता है? बादल की बात करता है। जैसे पायोद, यह सभी क्या है? जल में। यहाँ पर पायोध है, वहां पर पायुध। द लगा होता है तो बादल की बात करता है, और दी लगा होता है तो समुद्र की बात करता है। मतलब एक छोटा सा ट्रिक है। मतलब अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक दंत और नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो एक दंत, एक दंत बोला किसको जाता है? गणेश को। जहां पर दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कहा जाए लंबोदर, लंबोदर का मतलब गणेश होता है। नील कमल, नील कमल में क्या है? कर्मधारय समास है। नील कमल, जो कमल नीला हो, क्या है? नीला कमल। जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जहां पर प्रथम पद और द्वितीय पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। दोनों चीजें क्लियर रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कथनी और करनी में अंतर, यानी कहना कुछ और करना कुछ होता है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? नेता लोग लोगों की सहायता के लिए बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, जैसे इस समय बिहार में मिल रहा है।
और अवसर आने पर गायब हो जाते हैं। उनका हाल खाने के दांत और दिखाने के दांत और जैसा है। मतलब कुल मिलाकर बिहार में आज चुनाव है तो इस समय हर नेता वहां पर दिखेंगे प्रचार करते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जैसे ही इनका काम हुआ, कहनी और कथनी में अंतर हो जाएगा। आज जो कह रहे हैं, आज आपके पैर पकड़ रहे हैं तो कल अपने पैर पकड़वाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा। यह जो पक्ति है, यह जो दोहा है, यह कबीर दास जी का है। कबीर दास जी किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। वो कैसे थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा। मतलब मुस्लिम जो पूजा कर रहे हैं उन पर इनका प्रतंचा ताना गया है। इसके अलावा कबीर दास जी हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अगर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया ना पूछे जिसका पीसा खाए। मतलब पाथर पूजने से अगर हरी मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ, घर की चकिया नहीं पूजते जिसका पीसा खाए। मतलब उस जात की पूजा नहीं करते जिसका पीसा खाते हैं। तो मतलब इन्होंने किसी धर्म को नहीं माना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो यह पक्ति किनकी है? कबीर दास जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पुष्प और बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पुष्प का पर्यायवाची होगा सुमन, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। यह सभी किसके हैं? पुष्प के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में बिजली के पर्यायवाची कौन है? विद्युत, दामिनी, इसके बाद में चंचला, सौदामिनी, चपला। यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आपको पर्यायवाची से, विलोम शब्द से और उसके अलावा समास से एक या दो प्रश्न, मुहावरे से एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जीवन निर्वाह और वीणा वादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है, जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जहां पर प्रथम पद प्रधान होता है वहां पर अव्ययी समास होता है। जहां पर दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां पर कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जहां पर प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पर वीणा वादिनी, वीणा वादिनी तो मतलब यहाँ पर वीणा वादन करने वाली, तो मतलब किसके लिए कहा जाता है वीणा वादिनी? सरस्वती के लिए। यह जो शब्द है किसकी ओर संकेत कर रहा है? सरस्वती की ओर, किसी विशेष की ओर संकेत करता है। जैसे योग ऋण शब्द में होता है ना, वही चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वीणा वादिनी का मतलब है सरस्वती, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना होता है। परीक्षा में मेरे अच्छे अंक न आने पर मेरे पिताजी मुझ पर क्या हुए? आग बबूला हो गए, मतलब गुस्सा हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ण का बार बार आना होता है, एक ही वर्ण का बार बार आना होता है वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। तो वर्ण का देखिए बार बार इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा आपको बताएं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चौ चौ बार बार आया है। तो यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। उपसर्ग के बारे में हमने ऊपर बताया। उप लगाकर उपदेश, उपग्रह, प्रति लगाकर प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिमान, यह सभी शब्द बनाए जाते हैं। मतलब आगे ऐसा शब्द जोड़ा जाए और उससे एक विशेषता प्रकट हो जाती है तो वहां पर क्या होता है? उपसर्ग होता है। वो कैसे शब्द होते हैं? उपसर्ग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी प्रश्न मैंने करा दिया, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। और अब हम 2020 के अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर रिप्लाई दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण में पानी शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे चमक, इज्जत, जल। तो आइए समझाते हैं कैसे।
एक रहीम जी का दोहा है, वहां पर जल शब्द का बहुत बेहतर तरीके से अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पानी का मतलब इज्जत। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिना इज्जत के सब सुना है, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर हर एक शब्द का, पानी का जो है अलग अलग पानी का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, इज्जत के लिए, जल के लिए, हर जगह पर। मतलब एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। नीर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द लिखिए। तो नीर, नीर शब्द का निर्विकाराकार, निर्धन, निर्दोष, यह सभी नीर लगाकर शब्द बनाए गए, नीर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए गए। सम लगाकर संयम, संयोग, संकीर्ण, यह सभी सम लगाकर बनाए गए उपसर्ग शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश आना, सच्चाई का पता चलना। समय चूक पुनिका पछताने लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है अवसर खोकर क्या पछताना, यानी समय निकल जाने पर पछताने का कोई फायदा नहीं हो। अब पछताने का हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो मतलब जब बीत गया है समय, आपने एग्जाम में जैसा भी पेपर दे दिया, उसके बाद में आप लोग एग्जाम हाल से बाहर निकलने के बाद में जो पछतावा करते हैं, अरे यार पेपर में से ये प्रश्न छूट गया, जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस लेते हैं कि अगला जो पेपर है वो भी आप लोग खराब कर लेते हैं। इसलिए जो पछताने से उससे कोई फायदा नहीं होगा, जो चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य कर्ता जिसके बारे में बात हो और एक ही विधेयक क्रिया जो कर्ता के बारे में जानकारी दे, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। या ऐसे कहें, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेयक, एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक वाक्य होता है, उसके पीछे एक उपवाक्य होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। केसर और केसर शब्दों के अर्थ का अंतर बताइए। तो केसर, शेर के गले के बाल को क्या कहा जाता है, केसर कहा जाता है। शेर के गले के बाल को क्या कहा जाता है, केसर। और एक केसर छोटा सा होगा तो कुमकुम या जाफरान, या जाफरान के लिए केसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं 2021 के प्रश्नों को करते हैं। देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। तो देशज शब्द उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हैं, या हमारी क्षेत्रीय बोलियों से जो शब्द लिए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, खिचड़ी, डिबिया, कचौड़ी, यह सभी क्या है, हमारे देशज शब्द हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुरानी परंपराओं के अनुसार खुद को चलाना ही क्या है, लकीर का फकीर होना होता है। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पर चलना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जब किसी वस्तु की किसी से तुलना की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे कहा जाए कि राधा के चरण कमल के समान कोमल है, तो राधा के चरण की तुलना कमल से की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मुख को किससे तुलना किया जा रहा है, चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य किसी योजक चिन्ह के द्वारा, किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो योजक कौन होते हैं, पहले यह जानिए। और, अतः, या, तथा, एव, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जब दो सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जब एक उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य पर कई उपवाक्य आश्रित होते हैं, जब एक मुख्य उपवाक्य पर
कई उपवाक्य आश्रित होते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक किस समय हुआ? तो तार सप्तक का संपादक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? तो कथा सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र विख्यात है। कौन? मुंशी प्रेमचंद। इनकी गोदान, नमक का दरोगा, कर्मभूमि, रंगभूमि, यह सभी किसकी रचनाएं हैं? यह मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा अपने जीवन की कहानी का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं के रूप में लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राम ने रावण को मारा, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रावण राम द्वारा मारा गया, रावण राम द्वारा मारा गया, इसको किसमें बदला गया है? कर्मवाच्य में बदला गया है। औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। सुलेख किसे कहते हैं? सुंदर लेखन को ही, सुंदर लिखावट को ही क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। सुलेख सुंदर लेखन या हस्तलेख को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस पर्व, किसी एक पर्व पर 4 पंक्ति लिखिए। तो जैसे कोई भी राष्ट्रीय पर्व हुआ, जैसे स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, गांधी जयंती हुई, इन सभी पर केवल 4 पंक्तियां लिखनी है। तो गांधी जयंती हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता का नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आप किसी भी राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर में हुआ था। रचना की दृष्टि से शब्द में भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से शब्द में 3 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से। रूढ़ शब्द, जिनका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे जल, ये सभी क्या है? रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, क्या है? रेलगाड़ी कैसा है? यौगिक शब्द है। उसके बाद में पाठशाला, पाठशाला, यह सभी क्या है? यौगिक शब्द है। अब योग ऋण शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो किसी तीसरे की ओर, किसी विशेष की ओर संकेत करें, जैसे लंबोदर। लंबोदर की बात करें, लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश को। अब कहा जाए नीलकंठ, गणेश। उसके बाद में कहा जाए नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। इसी प्रकार से जब कोई शब्द किसी विशेष की ओर, किसी विशेष नाम के लिए मतलब प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहा जाता है? योग ऋण शब्द। जैसे कहा जाए पंकज, पंकज का मतलब होता है कीचड़ से उत्पन्न। कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन पंकज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? केवल कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? योग ऋण शब्द है। अब आइए समझते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वह शब्द जिसके किसी काम के होने या करने का बोध पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रोहित खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, जिसके जरिए कर्म के बारे में पता चलता है, उसके काम के बारे में, करने के बारे में पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। तो मौन वाचन में थकान कम होती है, दूसरों को परेशानी कम होती है, समझ का विकास होता है, और अगर यह लघुत्तरी में भी आएगा तो काफी बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। इसमें समझ का विकास होता है, इसमें दूसरों को परेशानी नहीं होती है, थकान कम होती है, और इस मौन वाचन को हम कहीं पर किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। इससे समय की बचत होती है, सारी बेनिफिट विशेषताएं लिख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लोकोक्ति की 2 विशेषता बताइए। लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। लोकोक्ति क्या होता है? पूरे वाक्य को, जब छोटी सी बात कही जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब शब्द मैंने इतना बोला, लेकिन इसने क्या किया? पूरे वाक्य को प्रयोग, पूरे वाक्य को स्पष्ट कर देता है। लोकोक्ति जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है।
लोकोक्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, जीवन पर आधारित होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 2024 का। इसमें हमने 2016 से लेकर 2024 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिया है, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यह पंक्ति किसके लिए है? यह पंक्ति कबीरदास जी के लिए है, क्योंकि कबीरदास जी ज्ञानश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, लेकिन इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन ये समाज से जो चीजें सीखी थी, इनके जो दोहे थे वो बहुत कारगर थे। जो भी आज इस्तेमाल होते हैं दोहे, वो क्या है, काफी बेहतरीन है। और इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया था। जैसे आपने ऊपर देखा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता पर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। उसके बाद में, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया ना पूजे जिसका पीसा खाए। मतलब यह सभी जो, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब जो भी इन्होंने पक्तियां बोली हैं, जो भी दोहे बोले हैं, वो कमाल के हैं, आज भी समाज में काफी कारगर साबित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर दी है। देखिए, मतलब आप लोगों ने जब 5 सालों का प्रीवियस ईयर पढ़ा, तो देखिए खुद ही 2024 वाले प्रीवियस ईयर में 2 प्रश्न आपको वैसे हूबहू देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण, सर्वेक्षण मूल्यांकन के उपकरण के तरीके हैं। जब आप शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ रहे थे तो उसमें इन सभी उपकरणों को आपने पढ़ा था। किन्हीं 4 तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में बदलिए। अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, हरिद्रा का हल्दी कहा जाता है, भ्रमर को भौरा। यह क्या है? तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है। ये क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तत्सम शब्द है। इन दोनों शब्दों को समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आंख खुलने का मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंख खुलने का मतलब होता है होश में आना, सचेत होना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह सारी चीजें रिपीट हुई हैं। आंख खुलने का अर्थ होता है होश में आना। यही सारी चीजें थी। इसी के साथ पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।